सोचिए, एक मामूली सा कपड़ा, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसके धागे में 8,000 साल का इतिहास बुना हुआ है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, जिसमें गुलामी का दर्द है और आज़ादी की जबरदस्त लड़ाई भी। ये कहानी है हमारे अपने कपास की, जिसे दुनिया ने एक जमाने में सफेद सोना का नाम दिया था। जरा अपने आसपास किसी भी सूती कपड़े को देखिए। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है, एक टाइम कैप्सूल है। तो चलिए आज इस धागे के सिरे को पकड़ते हैं और इसके 8,000 साल लंबे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो सीधे भारत की जमीन से शुरू होता है। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। जरा एक बार के लिए आज से हजारों साल पहले की दुनिया की कल्पना करिए। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के ज्यादातर लोग जानवरों की खाल या मोटे मोटे कपड़ों में गुजारा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त यहाँ भारत में एक बहुत ही एडवांस्ड, एक विशाल कपड़ा उद्योग फल फूल रहा था। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में हमें दिखाती है कि भारत कितना आगे था। देखिए, मेहरगढ़ में जो 8,000 साल पुराने कपास के रेशे मिले हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत इस टेक्नोलॉजी में दुनिया से हजारों साल, लिटरली हजारों साल आगे था। और ये सिर्फ जंगली कपास को इकट्ठा करने की बात नहीं थी, नहीं, ये एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोसेस की शुरुआत थी। और दुनिया इस बात से कितनी हैरान थी, इसका अंदाजा मशहूर ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस की इस बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा, भारत में पेड़ों पर ऊन उगती है जो भेड़ों की ऊन से भी बेहतर और सुंदर होती है। मतलब सोचिए, उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो देखिए, बात सिर्फ कपास उगाने तक ही सीमित नहीं थी। हड़प्पा के लोगों ने तो इसे एक जबरदस्त इंडस्ट्री में बदल दिया था। वो कपास को धागे में बदलते थे, फिर उससे कपड़ा बुनते थे। और उनकी जो रंगाई की तकनीक थी, वो तो कमाल ही थी। मतलब ऐसे पक्के रंग जो न धूप में फीके पड़े न धुलाई से। और इसी एक चीज ने भारतीय कपड़ों को पूरी दुनिया में इतना कीमती, इतना बेशकीमती बना दिया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सदियों तक पूरी दुनिया में भारतीय कपड़ों को एक नाम से जाना जाता था, सफेद सोना। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी थी। भारतीय कपड़ा ग्लोबल ट्रेड पर ठीक वैसे ही हावी था जैसे आज के जमाने में शायद कच्चा तेल या फिर माइक्रोचिप्स हैं। इसके बिना दुनिया का काम नहीं चलता था। अब जरा सोच कर देखिए, 17वीं सेंचुरी का यूरोप, जहां अमीर से अमीर लोग भी भारी खुरदुरे चुभने वाले ऊनी कपड़े पहनते थे। और फिर अचानक भारत से वहां पहुंचता है हल्का, मुलायम और खूबसूरत प्रिंट वाला कपड़ा। मतलब कैलिको और चिंस जैसे कपड़ों ने तो वहां जैसे एक तूफान ला दिया। ये एक असली फैशन रेवोल्यूशन था। हर कोई बस भारतीय कपड़ा ही चाहता था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आता है। और विडंबना देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, तो उन्होंने हमारे कपड़ा उद्योग से सिर्फ मुकाबला नहीं किया, नहीं, उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश के तहत सिस्टमैटिकली तबाह कर दिया। ये कोई फेयर कंपटीशन नहीं था, ये एक उद्योग की हत्या थी। देखिए उन्होंने क्या किया। पहला कदम, कैलिको एक्ट्स, मतलब ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर बैन ही लगा दिया। दूसरा कदम, दादनी और गुमोस्ता सिस्टम। ये एक तरह का कर्ज का जाल था जिसमें बुनकरों को एडवांस देकर उन्हें कम से कम दामों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर भारी टैक्स, शोषण और आखिरी कील ठोकी गई जब उन्होंने अपनी मशीनों से बने सस्ते कपड़े को भारत के बाजारों में भरकर यहाँ की पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। इस तबाही का असर समझने के लिए जरा ये नंबर देखिए। 1750 में जब अंग्रेज अपनी जड़ें जमा रहे थे, तब दुनिया के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25%, मतलब 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था। सोचिए कितनी बड़ी औद्योगिक ताकत थे हम। और फिर सिर्फ 150 साल बाद ये देखिए, 25% से सीधे 2% पर। ये नंबर्स, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस विनाशकारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी कहते हैं जिसने भारत की कमर तोड़ दी। एक पूरी की पूरी सभ्यता जो कारीगरों और कलाकारों की थी, उसे दिहाड़ी मजदूरों में बदल दिया गया। और इस तबाही की कीमत सिर्फ पैसों या आंकड़ों में नहीं चुकाई गई, कुछ चीजें तो हमेशा के लिए खो गई। इसकी सबसे दर्दनाक मिसाल है ढाका की मलमल। कहते हैं ये कपड़ा इतना महीन, इतना बारीक होता था कि एक पूरी की पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी।
लेकिन ब्रिटिश नीतियों और जुल्म के चलते ये बेमिसाल कला हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। और इतिहास की शायद ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस कपड़े को गुलामी की जंजीर बनाया गया था, वही कपड़ा आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और ये ताकत आए स्वदेशी के विचार से। ये एक बहुत ही जीनियस आइडिया था। लोगों ने समझा कि अंग्रेजों की असली ताकत उनकी बंदूकें और फौज नहीं, बल्कि उनका व्यापार है, उनकी इकोनॉमी है। तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके हमने सीधा उनकी आर्थिक जड़ों पर हमला बोला। और इस लड़ाई का हथियार बना एक छोटा सा लकड़ी का चरखा। महात्मा गांधी ने इसे क्रांति का सिंबल बना दिया। देखिए, एक तरफ था ब्रिटिश मिल का कपड़ा जो गुलामी और शोषण का प्रतीक था, और दूसरी तरफ थी हाथ से बुनी मग खादी जो आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक आजादी का प्रतीक बन गई। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये एक आंदोलन था। तो सवाल ये है कि आज़ादी के बाद क्या हुआ? क्या ये कहानी वहीं रुक गई? बिल्कुल नहीं। इतने उतार चढ़ाव और सदियों के शोषण के बावजूद भारत की मिट्टी ने कपास उगाना नहीं छोड़ा, और आज़ाद भारत ने अपनी इस 8000 साल पुरानी विरासत को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। और ये देखिए आज की सच्चाई। इतनी मुश्किलों के बाद भी आज भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। हम चीन और अमेरिका जैसे देशों को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ये एक जबरदस्त वापसी है। हाँ, आज की तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ बीटी कॉटन जैसी नई टेक्नोलॉजी ने उत्पादन में क्रांति ला दी है, हमारी पैदावार बहुत बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो पारंपरिक हथकरघा विरासत है, हमारे जो बुनकर हैं, वो आज भी मशीनों और तेज रफ्तार बाजार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो क्या सच में एक धागा किसी पूरी सभ्यता की कहानी बता सकता है? मुझे लगता है कपास का ये 8000 साल लंबा सफर हमें एक गहरी बात सिखाता है। ये बताता है कि तकनीक और संस्कृति को कुछ वक्त के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन जिस ज्ञान और हुनर की जड़ें इतनी गहरी हों, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। तो अगली बार जब कोई साधारण सा सूती कपड़ा हाथ में आए, तो एक पल के लिए रुकिएगा और शायद उसमें बुनी हुई ये हजारों साल की कहानी आपको भी नजर आए।